हेलो एवरीवन, हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमपीजी के सीरीज़ में हमने यूपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीपीईबी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश राज्य से पूछे जाने वाले डिफरेंट टॉपिक्स पर अपने वीडियोस के माध्यम से इस सीरीज़ में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है। आप सबसे पहले एमपीजी के सीरीज़ में एमपी रिलेटेड वीडियोस को जाकर देखें। एमपीजी के सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई बटन पर भी प्रेस करके आप प्लेलिस्ट पर पहुंच सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं और कहना चाहूँगी आपको। एमपीजीके से रिलेटेड नए से नए वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर को आज अभी इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी हम आपको एमपीजीके से रिलेटेड नए से नए टॉपिक्स पर एक्सक्लूसिव वीडियोस उपलब्ध करा पाएंगे। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन शब्दावली में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वह है स्वशासन। भारत में अगर हम देखें तो स्वशासन दो कंसेप्ट पर बेस्ड है। एक है ग्रामीण स्वशासन, जिसे रूरल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है या पंचायती राज कहा जाता है, और दूसरा है नगरीय स्वशासन, जिसे अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, जिसे आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था पर या 73rd अमेंडमेंट एक्ट पर हमने दो सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर भी प्रेस करके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, नगरीय स्वशासन। देखिए, नगरीय स्वशासन को भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे, दो स्तरों पर पढ़ेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाया था, केंद्रीय स्तर पर भी उसको समझते हुए और मध्य प्रदेश के राज्य स्तर पर भी उसको समझते हुए पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं केंद्रीय स्तर से। देखिए, नगरीय स्वशासन का भी जिक्र जो है प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन काल से ही नगरीय स्वशासन को जो है एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए, भारत का सबसे पहला नगर निगम कब बन गया था? 1687-88 में ही भारत का सबसे पहला नगर निगम बन गया था। ठीक है, ब्रिटिश काल के दौरान। ठीक है, मद्रास में सबसे पहला जो है नगर निगम भारत में कहाँ बना था? मद्रास में बना था। ठीक है, और उसके बाद 1726 में कहाँ बना? बम्बई और कलकत्ता में। ठीक है, तो अब आप देखिए कि केंद्रीय स्तर पर अगर देखें तो कितनी पहले जो है नगर निगम बन गया था। ठीक है, ब्रिटिश काल में ही। अब देखिए, इसको जो है संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, उन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, संवैधानिकरण के प्रयास। अब देखिए हुआ क्या, अगस्त 1989 में 65वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। राजीव गांधी ने जो है 65वां संविधान संशोधन विधेयक जो है संसद में पेश किया। लेकिन हुआ क्या कि ये विधेयक जो है लोकसभा में तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। ठीक है, तो इस समय तक भी जो है नगरीय स्वशासन को, ठीक है, संविधान में शामिल नहीं किया गया था या इसे संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद समझते हैं क्या हुआ। 1991 में जब नरसिम्हा राव सरकार थी, तभी नरसिम्हा राव जी ने क्या किया, इस संशोधित विधेयक को फिर से संसद में प्रस्तुत किया। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब है इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है और सारी डेट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। देखिए, लोकसभा में कब इसे प्रस्तुत किया गया? लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया गया 22 दिसंबर 1992 में। ठीक है, 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को जो है प्रस्तुत किया गया
और इसके बाद इसको स्वीकृति राष्ट्रपति की कब मिली? राष्ट्रपति की स्वीकृति इसे मिली 20 अप्रैल 1993 को। और फाइनली ये पूरे भारत में कब लागू हुआ, या कहा जाए कि नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1 जून 1993 को। दिस इज द फाइनल डेट जब इसका संवैधानिकरण हो गया। ठीक है, संवैधानिकरण हो गया और जो है इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है, और वो विधेयक था 74वां संविधान संशोधन विधेयक 1992। ठीक है, इसीलिए हम नगरीय स्वशासन को 74वां संविधान संशोधन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि तभी उसे जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अब देखिए हुआ क्या, चेंज क्या आया। ठीक है, संविधान में क्या चेंज हुआ? एक हमने पंचायती राज पढ़ा था कि तब क्या चेंज हुआ था संविधान में, भाग 9 जोड़ा गया था। ठीक है, अब क्या चेंज होता है संविधान में, इस चीज को समझते हैं। देखिए, भाग 9 तो जुड़ ही चुका था, उसमें भाग 9 का भी जोड़ दिया गया 9A। ठीक है, चैप्टर 9A संविधान में जोड़ दिया गया और एक अनुसूची और बन गई, वो थी 12वीं अनुसूची। ठीक है, जिसमें नगरीय स्वशासन से रिलेटेड ही 18 विषय रखे गए। ठीक है, इसके बाद 18 आर्टिकल्स, 18 आर्टिकल्स और जुड़ गए संविधान में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 243P से लेकर 243ZZ तक। हिंदी में भी आप याद रखिए 243 ता से लेकर 243 या 6 तक। ठीक है, तो इस तरीके से संविधान में एक और संशोधन हुआ, एक और चेंज हुआ। तो ये चेंज था जिसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारी डेट्स और ये सारे आर्टिकल्स। ठीक है, अब देखिए ये केंद्रीय स्तर पर आप समझ गए। ठीक है, अब आते हैं राज्य स्तर पर, मध्य प्रदेश के स्तर पर आते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से प्राचीन काल से लेकर संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने तक इसकी क्या हिस्ट्री रही। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो पहला नगर निगम कब बन गया था? 1864 में ही बन गया था। ठीक है, मतलब जो है स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही मध्य प्रदेश में ऑलरेडी एक नगर निगम की स्थापना की जा चुकी थी जबलपुर में। कब? 1864 में। आपको ईयर भी बहुत अच्छे से याद रखना है और प्लेस भी बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर देखें पहला नगरपालिका अधिनियम मध्य प्रदेश में कब लागू किया गया? 1956 में, जब मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई तभी पहला नगरपालिका अधिनियम जो है लाया गया 1956 में। इसके बाद दूसरा नगरपालिका अधिनियम लाया गया था 1961 में। ठीक है, इसके बाद देखिए राज्य स्तर पर नगरीय सुशासन को लेकर कौन सी समिति कार्य कर रही थी? राजेंद्र धारकर समिति। समिति का नाम बहुत ध्यान से याद रखिएगा, राजेंद्र धारकर समिति जो है मध्य प्रदेश राज्य स्तर पर जो है नगरीय स्वशासन के लिए कार्य कर रही थी। और केंद्रीय स्तर पर कौन सी कर रही थी ये भी मैं आपको बता देती हूँ, रफीक जकरिया समिति केंद्र स्तर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनली जब 74th अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया, ठीक है, संवैधानिक दर्जा मिल गया नगरीय स्वशासन को, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मध्य प्रदेश में एक और अधिनियम लागू किया गया, मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में 74th अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया या नगरीय स्वशासन जो है कब लागू किया गया, तो उसकी डेट क्या है? 1994। आपको 1994 याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखें तो देखिए भारत में भी जो नगरीय स्वशासन है या 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है कितने स्तरों पर है? त्रिस्तरीय है। ठीक है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी त्रिस्तरीय नगरपालिका अधिनियम है। तो तीनों स्तर देख लेते हैं। पहला देखते हैं नगर निगम, सबसे उच्च इकाई या सबसे बड़ी इकाई। इसके बाद है नगर पालिका, उसके बाद है नगर पंचायत जो कि है सबसे छोटी इकाई। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश में अगर प्रेजेंट में देखें तो 16 नगर निगम हैं। ठीक है,
कितने नगर निगम हैं? 16 नगर निगम हैं। और कितनी नगर पालिका हैं? 98 नगर पालिका है। और कितनी नगर पंचायत हैं? 265 नगर पंचायत हैं। ठीक है। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश की नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की जितनी संख्या या जो मैंने नंबर्स आपको यहाँ पर बताए हैं, ये वर्तमान स्थिति है। ठीक है। आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अपडेटेड फिगर्स देखकर ही आप एग्ज़ाम में पढ़कर जाएंगे। ठीक है। ये अभी वर्तमान की स्थिति है। देखिए, नगर निगम में जहाँ 1 लाख से अधिक जनसंख्या होगी वहाँ नगर निगम बनाया जाएगा। जहाँ 20,000 से 1 लाख तक जनसंख्या होगी वहाँ क्या बनाई जाएगी? नगर पालिका बनाई जाएगी। और जहाँ 5,000 से 20,000 तक जनसंख्या होगी वहाँ क्या बनाया जाएगा? नगर पंचायत बनाई जाएगी। ठीक है। अगला देखते हैं 6 विशेषज्ञ सदस्य। देखिए, नगर निगम में क्या होता है, राज्यपाल द्वारा 6 विशेषज्ञ सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है। तो नगर निगम में 6 विशेषज्ञ सदस्य, नगर पालिका में 4 सदस्य और नगर पंचायत में 2 सदस्य। ठीक है। इसके बाद देखते हैं वार्ड संख्या। देखिए, नगर निगम में वार्ड संख्या कितनी होनी चाहिए? ठीक है। तो वार्ड संख्या होनी चाहिए 40 से 70 और नगर पालिका में होनी चाहिए 15 से 40 और नगर पंचायत में वार्ड संख्या भी कितनी होगी? 15 से 40। इन दोनों में एक जितनी ही है, 15 से 40। ठीक है। इसके बाद नगर निगम का एक अध्यक्ष होता है। ठीक है। नगर निगम का एक अध्यक्ष होता है जिसे क्या कहा जाता है? मेयर या महापौर। ठीक है। अब इसका निर्वाचन कैसे होगा, इसे कैसे जो है इसका चुनाव किस तरीके से होगा? इसका चुनाव होगा प्रत्यक्ष तरीके से। प्रत्यक्ष तरीका मतलब जो है सीधे जनता द्वारा। ठीक है। प्रत्यक्ष मीन्स होता है सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। और अप्रत्यक्ष तरीका वो होता है कि अपने में से ही पार्षदों द्वारा चुन लिया जाता है। ठीक है। देखिए, कमलनाथ सरकार ने इस प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष कर दिया था। ठीक है। लेकिन वर्तमान में स्थिति अगर देखें तो मेयर का चुनाव जो है किस तरीके से होगा? प्रत्यक्ष तरीके से होगा। अगर एग्जाम में आता है तो आपको प्रत्यक्ष पर ही टिक करना है। ठीक है। आगे देखते हैं नगर पालिका में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव किस तरीके से होगा। देखिए, नगर पालिका में अध्यक्ष का चुनाव जो है प्रत्यक्ष तरीके से होगा और उपाध्यक्ष का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। इसी तरीके से नगर पंचायत में भी ऐसा ही है, अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है और उपाध्यक्ष का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है। इसके बाद एक फैक्ट कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि एक उप महापौर का पद भी था। नगर निगम में एक उप महापौर का पद भी था जिसे 1999 में समाप्त कर दिया गया। उप महापौर का पद समाप्त करके स्पीकर का पद बनाया गया। ठीक है। और स्पीकर का चुनाव किस तरीके से होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से। चलिए, तो आपने ये केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर किस तरीके से नगरीय स्वशासन को लाया गया और किस तरीके से उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपको जो आर्टिकल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक है। काफ़ी कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स इसमें, तो इनको भी देख लेते हैं। नगरीय स्वशासन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं या 74th अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं 243P से लेकर 243ZZ तक। ठीक है। अब देखिए, समझते हैं 243P। 243P में क्या है? 243P में है परिभाषा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 243Q। 243Q में है नगर पालिका का गठन। 243R में है नगर पालिका की संरचना। ठीक है। नगर पालिका की संरचना यही जो मैंने आपको बताया, त्रिस्तरीय संरचना है। ठीक है। त्रिस्तरीय नगरीय स्वशासन है इस तरीके से। ठीक है। 243S में देखते हैं। 243S में है वार्ड समितियों का गठन एवं संरचना। ठीक है। अभी अपन ने पढ़ा वार्ड संख्या होती है तो उसी की समितियां बनाई जाती हैं, वार्ड समितियां बनाई जाती हैं, उसका गठन किया जाता है और उसकी संरचना। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 243T में। 243T में है सीटों का आरक्षण। ठीक है।
कि कितनी सीट किसको दी जाएंगी, कितना रिजर्वेशन मतलब दिया जाएगा। जैसे महिलाओं के लिए जो है 1/3 रिजर्वेशन है, लेकिन मध्य प्रदेश में 50% रिजर्वेशन है, और भी स्टेट्स में 50% रिजर्वेशन है, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद 243W में इसकी शक्तियाँ, नगर पालिका की शक्तियाँ, प्राधिकार और दायित्व, ठीक है, क्या क्या शक्तियाँ हैं उसके, क्या क्या कार्य हैं उसके, ठीक है, ये सब इसमें है 243W में। इसके बाद देखते हैं 243X। 243X में क्या है, करारोपण की शक्तियाँ, कर को अधिरोपित करने की शक्ति, ठीक है, ये है 243X में। 243Y में अगर देखें वित्त आयोग, वित्त आयोग जो है जितना भी अपने को फाइनेंस चाहिए रहेगा नगर पालिकाओं को, ठीक है, तो वित्त आयोग उनको उतना प्रदान करेगा, ठीक है। इसके बाद 243Z में लेखों का अंकेक्षण, लेखों का अंकेक्षण, और ऑब्वियस सी बात है कि ऑडिटिंग भी होगी, ठीक है, उनके लेखे बनेंगे, लेखों का अंकेक्षण भी होगा, इस तरीके से 243Z में है लेखों का अंकेक्षण। 243ZA में क्या है, नगर पालिकाओं का चुनाव, ठीक है, कि फिर चुनाव किस तरीके से होगा। इसके बाद 243ZB में है संघ शासित क्षेत्रों में लागू होना। देखिए कुछ संघ शासित क्षेत्रों में ये अधिनियम लागू होगा, कुछ में नहीं लागू होगा, तो इस तरीके से संघ शासित क्षेत्रों में लागू होना ZB में है ये। 243ZC में अगर देखें, कतिपय क्षेत्रों में इस भाग का लागू नहीं होना, कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां लागू नहीं किया जा सकता इसको, या लागू नहीं होता ये, ठीक है। तो 243ZC में ये है कि कुछ कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना। 243ZD में अगर देखें तो जिला योजना समिति है। 243ZE में देखें तो महानगर योजना समिति है। इसके बाद 243ZF में देखें तो नगर पालिका और विद्यमान कानूनों का जारी रहना, कि जो कानून बने हुए हैं पहले से ही, ठीक है, वो एज इट इज़ रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। 243ZG में अगर देखें तो चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक, जो भी चुनावी मामले रहेंगे उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरे 18 आर्टिकल्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।